तो ओवरऑल बेटा जो 12th क्लास है ना आपकी, 4 पार्ट्स में बांट दिया हमने। कितने पार्ट्स बना दिए हमने इसके? 4 पार्ट्स बना दिए। एक जिसको हम क्या बोला करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिक्स, तीसरा जिसको क्या बोलेंगे हम, मॉडर्न फिजिक्स, और चौथा जिसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स। 7 महीने हम लगाएंगे सिलेबस कवर अप करने। कोशिश रहेगी कि 7 महीनों से एक दिन कम ही लगे, ज्यादा ना लगे। राइट, आज 16 तारीख होगी, मान के चलो कि 15 से स्टार्ट किया हमने, 15 अक्टूबर तक आपके 7 मंथ्स बनेंगे। ठीक है, अभी मार्च चल रहा है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 मंथ्स बनेंगे। 7 मंथ अगर हमने बहुत ज्यादा चीजें करनी है, डिटेल में करनी है, तो देखो हमें कम पड़ेंगे, काम बहुत करना है, कम पड़ेंगे। लेकिन अगर हमने 1.5 घंटे की क्लासेस लगा दी, फिर हम मान के चलो कि इन 7 मंथ्स में बढ़िया से सिलेबस कवर अप करने की कोशिश कर जाएंगे, कर ही लें। लेकिन टाइम के लिए हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, टाइम पे क्लास स्टार्ट हो, टाइम पे क्लास खत्म हो, उससे काम हो जाएगा। तो ओवरऑल ये 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। किस चीज को? पूरे के पूरे 12th के सिलेबस को। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आपकी बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसमें चार्जेस, करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिज्म, सब कुछ आ गया। राइट है। ऑप्टिक्स नाम से पता लग रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, जल्दी आगे बढ़ा दूंगा बात। नाम से पता लग रहा है किसके बारे में बात होनी है, लाइट की स्टडी। वो जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन चीजों की स्टडी। राइट। मॉडर्न फिजिक्स में नाम इसका मॉडर्न है, मॉडर्न फिजिक्स इसको क्यों बोलते हैं जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब कहेंगे। लेकिन इसमें कुछ पोर्शन जो है ना, आप 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ के आए हुए हो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन, ई इक्वल टू एच न्यू, ऐसी चीजें पढ़ी हुई है कि नहीं? वो लगभग ये वाला पार्ट है, आप रिपीट होता हुआ नजर आएगा। मतलब 70% टॉपिक्स जो आपने 11th में केमिस्ट्री में पढ़े ना, वो आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगे। राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग चीज है, बिल्कुल नया, बेसिकली सेमी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना। तो हम लोग जब पढ़ाते हैं ना बेटा, हमने ओवरऑल बोलना है कि यार अभी हम ऑप्टिक्स कर रहे हैं, अभी हम मॉडर्न फिजिक्स कर रहे हैं, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन। अगर हम चले एनसीईआरटी के हिसाब से, तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसमें कुल मिला के 7 चैप्टर आने हैं, 7 चैप्टर। सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एनसीईआरटी में इसके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब 2 चैप्टर में कवर अप होती है। आपको ना एनसीईआरटी का भी पूरा आइडिया होना चाहिए, एनसीईआरटी के हिसाब से हम किस तरफ चल रहे हैं या ओवरऑल किस तरफ चल रहे हैं। तो इसमें 2 चैप्टर चल रहे हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। नाम बताता हूं अभी क्या क्या आएंगे, क्योंकि हमने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही स्टार्ट करनी है। ये चैप्टर नंबर 3 होगा बेटा, करंट के बारे में। मैग्नेटिक्स में भी इसको चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में बांट रहा हूं, यानी मैग्नेटिज्म को एनसीईआरटी ने 2 चैप्टर में बांट रखा है। ये 2 अलग अलग चैप्टर हैं, हम इसको इकट्ठे बोलते हैं ईएमआई एंड एसी। ईएमआई का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। हम इसको इकट्ठी बोल के चलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 2 अलग अलग चैप्टर है बेटा। तो चैप्टर नंबर 6 और 7 हो जाएगा। ईएम वेव से एक छोटा सा चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 8 हुआ करेगा। राइट है जी। यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट है ना, ये पार्ट हमारे शुरू के 4 महीने खा जाएगा। 4 से ज्यादा लगते हैं तो हम लैग कर गए। 4 में भी अगर हम कवरअप करते हैं ना इसको, तो हम कहेंगे चलो ठीक है हमने कवरअप कर दिया। मतलब हैवी पार्ट यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बड़े बड़े चैप्टर हैं इसमें, 4 मंथ्स तो इसी ने खा जाने। बिल्कुल प्लान्ड वे में चलना पड़ेगा, तब जाके मतलब फोकस वे में काम अपना कवरअप होना है बेटा, नहीं तो होना ही नहीं है। नहीं तो फिर चीजें छोड़नी पड़ेगी। टॉपिक हमने छोड़ना नहीं है, कोई छोड़ छोड़ के कराएंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। 8 चैप्टर हैं इसके अंदर, 4 महीने लगेंगे 8 चैप्टर कवरअप करने में। कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं कुछ बहुत छोटे भी हैं। जैसे ये जो लास्ट वाला ईएम वेव है ना, ये 2 दिन का चैप्टर। ये जो फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसके अंदर 2 चैप्टर आ रहे हैं, इसको 40 दिन लग जाएंगे, ओवर 40 डेज ये लेगा हमारा। सबसे पहले ही चैप्टर हैवी है कवर अप करने में। फिर आएगा बेटा आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर 2 चैप्टर आएंगे, एक बोलेंगे रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स क्या है वो तभी एक्सप्लेन करेंगे हम। राइट है जी। रे ऑप्टिक्स आपका बनेगा चैप्टर नंबर कौन सा, 9। और ये कौन सा हो जाएगा बेटा, चैप्टर नंबर 10। पता होना चाहिए बेटा, चैप्टर के नाम पता होने चाहिए। एनसीईआरटी के हिसाब से देखो 14 चैप्टर्स कवर अप करने हैं हमने, 14 चैप्टर कुल मिलाकर 14 चैप्टर निकल कर आने हैं। ये 9 होगा 10 होगा। मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर्स हैं एज पर एनसीईआरटी। एक जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटोन, ये चैप्टर नंबर होगा 11। एक होगा एटम, ये चैप्टर नंबर 12। एक होगा बेटा न्यूक्लियस या न्यूक्लियस, चैप्टर नंबर क्या, 14।
नाम से पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स के बारे में पढ़ोगे, एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ोगे, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है जी, ये चैप्टर नंबर कौन सा हो गया आपका 13। और लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर नंबर 14। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोलते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बोलते हैं। ये एक ही चैप्टर के दो नाम लिख दिए मैंने। ये होगा आपका चैप्टर नंबर 14। ओके, ओवरऑल क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में की हमने 4 पार्ट्स। चैप्टर कितने ओवरऑल एनसीईआरटी के हिसाब से चले जाओ तो 14। फिजिक्स में 14 चैप्टर कवर अप करने हैं, 4 पार्ट कवर अप करने हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट कवर अप करने में जल्दी से बताओ कितना टाइम हमें लगाना चाहिए, जल्दी बोलो। खुले डुले 4 मंथ लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडवांस एडवांस हर तरह के क्वेश्चन कवर अप करते जाओ, खुले डुले काम करो, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगली बात आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने यहां से पकड़ा बात को, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहला चैप्टर कौन सा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम चेंजिंग द स्लाइड और हम किस तरफ बढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ओर बढ़ने जा रहे हैं। क्या आप लोगों ने चैप्टर्स के नाम लिस्ट आउट कर लिए, एटलीस्ट नाम तो लिस्ट आउट होना, हमें पता तो होना, आइडिया तो हो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न है या फिर क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, हम लोग जब जेई नीट के हिसाब से चलते हैं तो हम यही बोलते चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कर ली भाई, मॉडर्न कर ली, ऑप्टिक्स कर ली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कर लिया, ऐसे बोलते हैं। तो अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, इसमें से कोई किसी को डाउट, कोई शक, कोई पूछने वाली बात बोलो, नो हो जाएगा। चलो तो जल्दी बताओ, फर्स्ट यूनिट हम क्या कवर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपकी हेडिंग आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अपनी हेडिंग बनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बोला 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है चार्जेस एंड फील्ड। जैसे आप पढ़ते नहीं थे 11th क्लास में, हम बोलते थे उसको काइनेमेटिक्स थे, लेकिन उसमें 2 चैप्टर थे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। तो जस्ट लाइक दैट बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसमें हमारे पास 2 चैप्टर हैं, एक है चार्जेस एंड फील्ड और दूसरा क्या है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। वन इज चार्जेस एंड फील्ड एंड अनदर इज पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आपने फर्स्ट हेडिंग डाली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद ब्रैकेट में दोनों लिख लो और उसके बाद अपनी हेडिंग क्या डाल लो चार्जेस एंड फील्ड डाल ही लो। यानी आपको पता तो हो ना हम किस पोर्शन की किस स्टेज में चल रहे हैं। चार्जेस एंड फील्ड 15 दिन में हमें इसको कवर अप करने की कोशिश करनी है, 15 to 20 डेज के अंदर चार्जेस एंड फील्ड कवर अप करना है। तो फर्स्ट यूनिट जल्दी बताएं क्या स्टार्ट कर दिया बेटा, कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर दिया जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देख एक वर्ड है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो वर्ड कहां से आया रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रो वर्ड कहां से आ गया, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी की बात चली तो बेटा सबसे पहले बात किसकी चलनी है चार्ज की। तो यहां पे चार्ज की बात चली है, चैप्टर का नाम ही क्या है चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स, यानी बात किसकी चलनी है चार्ज की। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे रहे तो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्ज मूव करने लग जाए तो दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर चार्ज रेस्ट पे रहे तो क्या बोला मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर मूव करने लग जाए तो दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर चार्ज रेस्ट पे रहे तो भी उससे रिलेटेड स्टडी करने के लिए बहुत कुछ है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है, एक चार्ज के आसपास उसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो अभी फिलहाल हमारा चार्ज मूव नहीं कर रहा, हमारा चार्ज किस पे रहेगा रेस्ट पे रहेगा। तो पहली लाइन ही लिखो कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फर्स्ट लाइन लिखो बेटा ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। बेटा ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। फिजिक्स की वो ब्रांच जो किसके साथ डील करती है चार्जेस के रेस्ट के साथ डील करती है। चार्ज जब मोशन में होंगे तब भी आएंगे, अभी
खुल के बोलूंगा मैं चीजों, धीरे धीरे करके ये कलेक्ट होनी फिर शुरू हो जाएंगी। जो पहले बताया उसका अपना इंपॉर्टेंस था, अभी मैं सिर्फ चैप्टर के नाम पे हूं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बोलो। इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ओके, यानी हमारी जो बात किस पे चलनी है, स्टार्टिंग ही कहां से होनी है, चार्जेस और उनसे रिलेटेड फिनोमिना से। तो जब हम चार्जेस से रिलेटेड फिनोमिना स्टडी वगैरह करने लग जाते हैं तो एक बड़ा कॉमन एग्जांपल आपने किया होगा कि पेपर के छोटे 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 टुकड़े रखकर बच्चे क्या करते हैं क्लास में, वो स्केल लेकर, तो छोटा स्केल नहीं था 15, उसको अपने हेयर्स पे रब कर कर, क्या किया तुम लोगों ने, उसको हेयर्स पे रब कर कर लेकर जाओ उसके पास में, तो क्या वो बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। तो वहां पे क्या कहते हैं कि यार स्केल से चार्ज आ गया, ऐसे कुछ बोलते होते हैं। तो ये फिनोमिना किसका है बेटा, चार्जेस से रिलेटेड है। स्केल की जगह बैलून ले लो, एक बैलून को रब करो, दूसरे बैलून को रब करो, दोनों को पास में लगाओ, एक दूसरे के दूर भाग जाएंगे क्योंकि दोनों पे सेम टाइप का क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो चार्जेस से रिलेटेड ही ये स्टोरी चलनी है। यहां कभी शायद आपने सुना हो, देखा हो कि जो व्हीकल्स इनफ्लेमेबल मटेरियल कैरी करते हैं, इनफ्लेमेबल मतलब जो कि आग जल्दी पकड़ लेंगे, जैसे पेट्रोलियम, ठीक है, एलपीजी वगैरह लेके चलते हैं ना व्हीकल्स, एक तो उनकी शेप हमेशा सिलेंड्रिकल होती है। कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, इनकी शेप सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल इसलिए होती है क्योंकि जब ये व्हीकल मूव करेगा ना बेटा तो फ्रिक्शन हो सकती है। ये जो स्केल को आप रब करके उस पर चार्ज लेकर आ रहे हो, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। आपने उसको रब किया, फ्रिक्शन के कारण चार्जेस आ जाते हैं। आगे चल के पढ़ाएंगे, फ्रिक्शन के कारण चार्जेस आ गए, तो फ्रिक्शन के कारण चार्जेस डेवलप हो सकते हैं। क्या कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है, सर्दियों के दिनों में कई बार ना रात को जो सोन लगी है, लाइट बंद करके जितो कई बार वो कंबल या चादर जितो उत्ते ली दी है, तो उसमें बीच में कभी कभी देखा होगा छोटा सा फ्लैश ऑफ लाइट या चिंगाड़ा सा निकलते हुए, चिंगाटी निकलते हुए देखी है कभी किसी ने, ऑब्जर्व किया, या थोड़ी सी आवाज आती है टक टक करके, ऑब्जर्व किया है? ईमानदार से बताना, जी कितना तो दसो किस किसने ऑब्जर्व किया, हाथ खड़े करना। ये फिनोमिना ऑब्जर्व किया हुआ है ना, जो चादर चुदर कई बार पई हुई है या कंबल पे हुए जिदों लाइन लगी है, तो कभी कभी ना, कभी कभी, डेली नहीं, कभी कभी वो एक फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता है, यहाँ थोड़ी सी माड़ी जी आवाज भी आती है, टक करके आवाज भी आती है। यार वो चार्ज डेवलप हो रहे होते हैं, चार्ज डेवलप होते हैं और वो फिर उनके कारण स्पार्क प्रोड्यूस होता है। वहां पे भी फ्रिक्शन के कारण चार्ज डेवलप हो जाते हैं। जो चादर लाइन लगो ना, फ्रिक्शन होती है, चार्ज आ गया, एकदम स्पार्क का प्रोड्यूस होता है, राइट। स्केल पे भी जब तुमने किया कि रबिंग करके उस पर क्या आ गया, चार्ज आ गया, बैलून पे भी चार्ज आ गया। तो जब ये व्हीकल मूव करेगा ना तो फ्रिक्शन के कारण चार्जेस डेवलप हो सकते हैं। अगर ये सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल के कारण जब ये मूव हो रहा होगा तो इसकी एजेस नहीं है, तो फ्रिक्शन के चांसेस कम है, चार्जेस कम डेवलप होंगे। इनफ्लेमेबल मटेरियल है, अगर चार्जेस डेवलप होकर थोड़ा सा भी स्पार्क प्रोड्यूस हो गया तो सारी गाड़ी आग पकड़ सकती है। इसलिए इनकी शेप कैसी रखते हैं, सिलेंड्रिकल होगी हमेशा। और एक और चीज इनके साथ ना, इनकी बॉडी में ये, अब इसके अभी तक नहीं किया तो फिर कभी ऑब्जर्व करना, कभी हाईवे पे जा रहे हो कार वार में, तो आगे कोई बड़ा व्हीकल चल रहा होगा ना जो ऐसा मटेरियल लेकर जा रहा है, तो उसमें देखना उसकी ना एक लंबी चेन होती है लोहे की, वो लटक रही होती है और जमीन के साथ घिसटते हुए चल रही होती है। एक चेन होती है, ये भी अगर किसी ने ऑब्जर्व किया तो अच्छी बात है, नहीं तो अब ऑब्जर्व करना करिए कि जब ये लेकर जाना ना, एक चेन सी लटका रखी होती है और जमीन के साथ लटकती जाती है। वो क्यों लटकती जाती है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन के कारण चार्जेस डेवलप हो गए बॉडी पर तो उसकी क्या हो जाएगी, अर्थिंग हो जाएगी, तो साथ के साथ ही कहां पे होते जाएंगे, अर्थ पे जाते जाएंगे। तो ये सब चार्जेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्या है बेटा, फंडे हैं, और भी बहुत से फंडे हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करूं तो क्या बोला बेटा मैंने, इट इज स्टडी ऑफ, बोलो शाबाश, इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। बहुत सी चीजें करने के लिए, तो मीन्स हमने कहां से स्टार्ट करना है, चार्ज से स्टार्ट करना है। ये वही एग्जांपल है, हमने स्केल वाला एग्जांपल दे दिया, कंघी वाला भी ये हो सकता है कि कंघी पे चार्ज आता है, बिट्स ऑफ पेपर को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट कर लेंगे। तो भाई अब हमने क्या किया, थोड़ी बहुत ही बात कर कर अब मान के चलो कि हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतना टाइम देखो लगना था, पहले पूरी प्लस टू की इंट्रोडक्शन थी 2-4 दिनों में, अब आगे से तो जब आएंगे तो अपना प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन पूछा करेंगे और आगे बढ़ा दिया करेंगे बात को। तो अब मान के चलो आपकी क्या हो रही है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हो रही है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जी, इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यानी अपनी बात ही कहां से स्टार्ट होनी है, चार्ज से स्टार्ट होनी है। तो हेडिंग डालो जी, चार्ज, हेडिंग ही डाल लो चार्ज, यहीं से अपनी बात क्या होगी, स्टार्ट होगी।
आज मैंने पहले दिन तुम्हारी कॉपी में ये क्यू लिख दिया जी। चार्ज को हमने किससे डिनोट करना है? क्यू से डिनोट करना है, राइट है। हमने क्यू लिख दिया। अब इसके बाद जिस दिन तक ये चैप्टर चलता रहेगा, 40 दिन मान के चलो, रोज तुम्हारी कॉपी में पता नहीं कितनी बार क्यू लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्यू पे ही बेस्ड है सारा चैप्टर। जितने न्यूमेरिकल आने हैं सब में गिवन चार्ज इतना, गिवन चार्ज उतना, क्यू तो लिखना ही पड़ेगा। तो क्यू क्यू हो जानी है कई दिन तक। तो क्यू से बेटा इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। कोई रूल नहीं है बड़ा क्यू लगाना है कि छोटा क्यू लगाना है, जो मर्जी लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में कैपिटल दिया होता है, किसी क्वेश्चन में स्मॉल दिया होता है, ठीक है। अब से लेकर 1 घंटे तक अपनी क्या है, क्लास है, अच्छा काम हो जाएगा, ठीक है। अ गुड स्टार्ट इज हाफ वर्क डन। कहते हैं अच्छी शुरुआत कर दो तो आधा काम समझ लो हो गया। हमारा पहला दिन बढ़िया स्टार्ट हो गई तो हमारा समझ लो आधा चैप्टर हो गया। पहला चैप्टर अगर बढ़िया निकल गया तो मतलब आधा सिलेबस हो गया, ये समझ लो। तो फिर से अ गुड स्टार्ट मींस हाफ वर्क डन। तो स्टार्टिंग बढ़िया दे दो भाई, स्टार्टिंग बढ़िया दे दो। अच्छी सी स्टार्टिंग से हमने इस चैप्टर को चला देना है। तो व्हाट इज चार्ज बेटा? चार्ज है क्या चीज? लिखो जी डेफिनेशन। अगर मैं तेज हो जाऊं तो बोल देना कि सर थोड़ा होल्ड कर दो, ठीक है। मतलब बोल वाल के बता देना है कि भी कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ नहीं दिक्कत आ रही है। कई बार जल्दी जल्दी में कराता तो बता देना कि भी यहाँ पे सर रुक जाओ थोड़ा सा। तो ये डेफिनेशन तुमने लिखनी है कि व्हाट इज अ चार्ज। इसकी अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। चार्ज किसी भी मैटर की, पहली बात तो क्या वर्ड यूज कर लिया यहां पर? मैटर। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब अगर चार्ज होगा, सॉरी मैटर होगा तो उसमें चार्ज तो आना ही आना है। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। देखो चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों आने। कैसे? अगर बेटा चार्ज रेस्ट पर है, रेस्ट पर, तो उसके इफेक्ट इलेक्ट्रिकल माने जाते हैं। इफ चार्ज इज एट रेस्ट उसके सारे इफेक्ट इलेक्ट्रिकल माने जाएंगे। अगर चार्ज मूव करने लग जाए तो बेटा जी वो क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा। इफ चार्ज मूव्स इट टेक द फॉर्म ऑफ करंट, मूविंग चार्ज इज करंट। अगर करंट आएगा तो उसके आसपास क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। याद है 10th क्लास की बातें कि नहीं? तो चार्ज होगा तो जब तक वो रेस्ट पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, मूव करने लग जाए तो क्या आ गया? मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। मूव करने लग जाए तो क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा। तो इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, मैंने वर्ड यूज किया फंडामेंटल। भाई वाई फंडामेंटल? क्योंकि कोई भी मैटर है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बोला ना बेटा, यहां से अपने हिसाब से पिक कर लेना, जो भी है डेफिनेशन मैंने लिखवा दी, अपने हिसाब से पिक कर लेना। मैं आगे बढ़ाऊंगा। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, भाई मैटर किससे बना होता है? एटम से। जल्दी बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। मैटर किससे बना होता है? एटम से। तो जब भी मैटर होगा तो एटम तो होंगे होंगे। एटम किससे बना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से साथ में चल के होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो इफ देयर इज सम मैटर इट विल कंसिस्ट ऑफ एटम्स। इफ इट कंसिस्ट ऑफ एटम्स तो उसके अंदर क्या है? चार्जेस तो फिर हैं ही ना, चार्जेस तो उसके अंदर है ही। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैटर हो और चार्जेस हो ही ना, वो बात दूसरी है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए नेट चार्ज इस पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। लेकिन इसके अंदर चार्जेस तो हैं ही ना, जल्दी बोले ओके कि नहीं? तो इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। बात को मैंने आगे ये बढ़ाया क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात अभी आनी शुरू हो जाएगी। बात को सीक्वेंस में लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हमने बोला यहां से जो पकड़ना था पकड़ लिया, इस स्लाइड से जो नोट करना था कर लिया, ओके। अगली बात बेटा मैंने की कि मान लो अपने पास कोई भी चार्ज डिनोट कर दिया उसको। पहली बात लिखो यार कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? इट इज फिजिकल क्वांटिटी। चलो कौन बच्चा बोलेगा? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड। तो ये कैसी क्वांटिटी है भाई? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब ये मेजर हो सकती है तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए बेटा? यूनिट होनी चाहिए। तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए? यूनिट। यूनिट इसकी बेटा एसआई सिस्टम में यूज होती है, नोट करना सब कुछ। कूलम, एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट होती है
कूलम किससे डिनोट करते हैं हम इसको? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इट्स यूनिट इज कूलम, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। तो इट्स यूनिट इज कूलम विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें पता ही था। अब बेटा ध्यान से सुनना, इसकी एक सीजीएस यूनिट भी होती है। देखो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में करवाऊंगा। ओके, आपको खुद भी जाके रीडिंग्स भी देनी पड़ेगी, कई चीजों की बताएंगे कहां कहां से कौन सी चीज रीड करनी है। जो भी बोर्ड पे लिखूंगा सोच समझ के लिखूंगा, एक्स्ट्रा कराने का टाइम ही नहीं है अपने पास कि जिस चीज का मतलब कि हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बातों से कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है, वो बहुत ज्यादा हम इधर उधर डिबेट हो ही नहीं पाएंगे। सिलेबस इतना वास्ट, बस जो कराऊं नोट कर लो। जैसे अभी मैंने बोला सीजीएस यूनिट, तो इसकी बेटा सीजीएस यूनिट का नाम है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, स्टैट कूलम का एक दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ईएसयू। स्टैट कूलम का दूसरा नाम क्या है बेटा? ईएसयू, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसी का एक तीसरा नाम भी है बेटा फ्रैंकलिन, एफ आर से इसको डिनोट करेंगे, फ्रैंकलिन। कूलम भी साइंटिस्ट का नाम था, फ्रैंकलिन भी बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, एक ही यूनिट के तीन तीन नाम है, स्टैट कूलम या फ्रैंकलिन एक ही बात, ईएसयू भी एक ही बात, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, एक ही बात है, ध्यान से सुनना। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फ्रैंकलिन या स्टैट कूलम। ठीक है जी, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फ्रैंकलिन इज इक्वल टू बेटा 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। बोले ओके? ठीक है जी, इसको तुम लिख सकते हो 3.33 इंटू 10⁻10 कूलम। तो ये कई बार ना रिलेशन बड़ी काम आती है। 1 फ्रैंकलिन इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻10 कूलम। जल्दी बताओ 3.33 कैसे बनाया? ओके, समझ लग गया? देखो समझ लग गया कैसे बनाया? ये 1/3 था, मैंने इसको क्या कर दिया, ये जो इसको 3 आ गया, ये 10 की पावर बेटा -9 हो गया, और 1/3 को क्या लिख दिया, इसको 10 दे दिया, -10 कर दिया, 3.33 बन गया। मुझे लगता है, उम्मीद है क्लियर है। ठीक है, तो इट इज 3.33 इंटू 10⁻10 कूलम। ओके जी, इसके अलावा बेटा एक और यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं जिसको, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं, दैट इज फैराडे। अगेन ये भी साइंटिस्ट का नाम है, फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। कितना बोला मैंने? 96500 कूलम, 96,500 कूलम। ठीक है जी, फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्रैंकलिन क्या है? स्मॉलेस्ट, और फैराडे क्या है? लार्ज। वैसे प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में इनमें से कोई भी यूनिट यूज नहीं होनी, आप कोई और यूनिट यूज कर रहे होगे, इसमें से नोट करो जो भी करना। हो गया जी? कर दे चेंज? हो गया जी। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? जल्दी बताओ। इट इज कूलम। सीजीएस यूनिट का नाम क्या है? जल्दी बताओ। फ्रैंकलिन भी बोल सकते हो, ईएसयू भी बोल सकते हो, स्टैट कूलम भी बोल सकते हो, रिलेशंस याद होनी चाहिए। जो फैराडे है वो ना सीजीएस है ना एसआई है, वैसी प्रैक्टिकल यूनिट है, जब बहुत बड़े चार्जेस की बात होती है तो उसकी जरूरत पड़ सकती है। अगली बात बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगली बात कि 1 कूलम ऑफ चार्ज है ना यार, इट इज अ वेरी 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 बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। डे टू डे लाइफ में 1 कूलम चार्ज अटेन ही नहीं होना, बहुत ही ज्यादा बड़ी यूनिट है चार्ज की, तो इतना चार्ज तो अटेन ही नहीं होता, राइट है। तो प्रैक्टिकली बेटा आपको जो यूज जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम,
पिको कूलम ये मिलेगा, सबसे ज्यादा ये मिलना है माइक्रो कूलम, क्योंकि जितनी भी बुक्स होती है ना बेटा, उसके जो न्यूमेरिकल हैं, जो वो वैल्यूज ना प्रैक्टिकल वैल्यूज होती हैं, जो चल रही हैं, जो होती हैं वही होती हैं। तो इसलिए कौन सी यूज होती है? माइक्रो, नैनो, पिको। माइक्रो का मतलब जल्दी बताओ, शाबाश। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶। नैनो मतलब 10⁻⁹। पिको यानी 10⁻⁻12। ठीक है, माइक्रो यानी 10⁻⁻6। नैनो यानी 10⁻⁹। पिको यानी 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये चलनी है, सबसे ज्यादा ये चलनी। व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? जल्दी बताओ। फैराडे। व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? फ्रैंकलिन। ठीक है, वैसे ये माइक्रो, नैनो, पिको चलेगा। जल्दी बोले, जितना बोला क्लियर, समझ गए? अब अगली बात कि यार किसी भी चीज पे चार्ज आएगा कैसे? ओवरऑल तो हर एक चीज क्या है? न्यूट्रल है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतनी क्या है उसके अंदर? प्रोटॉन है। तो चार्ज आएगा कैसे, तुम बताओ। ये NaCl न्यूट्रल है, इसको पानी में घोल दो तो ये क्या बन जाता है? क्या बनता है बताओ? Na प्लस और Cl नेगेटिव। अगर अकेला कहीं से Na लाते तो वो तो N ही था ना, न्यूट्रल, और ये Cl तो न्यूट्रल था ना। लेकिन जब ये इकट्ठे हुए हैं तो इसमें ये Na प्लस है और ये Cl नेगेटिव है। ओके, तुमने बताना है यार ये Na प्लस पॉजिटिव चार्ज कहां से आया इस पे? बोलते जाओ, शाबाश। इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना आया? इससे पॉजिटिव चार्ज इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? डोनेट किया, लूज किया। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया हुआ है? लूज किया हुआ है। इसने क्या किया? गेन किया हुआ है। जब इसने लूज किया तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इसने गेन किया तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। क्या तुमने केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते कहीं पर ये कुछ ऐसा सुना, पढ़ा, यूज किया कि किसी ने प्रोटॉन लूज कर दिया और उस पे चार्ज आ गया हो? या प्रोटॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया, या 4 प्रोटॉन आ गए, या 4 प्रोटॉन दे दिए, ऐसा सुने? नहीं सुना, होता ही नहीं ऐसा। प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर है भाई, वो कहीं नहीं जाते। ठीक है, अगर किसी चीज पे कुछ चार्ज तुम बता रहे हो, पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, कम है चाहे ज्यादा है, वन एंड ओनली वन रीजन इज द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मर्जी हो दुनिया में, अगर किसी चीज पे चार्ज आया, एक ही कारण है, या इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे उसने? लूज किए होंगे, या इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे? गेन किए होंगे। तुमने स्केल को रब किया, थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस हुई, उस हीट एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। ठीक है, अब जिन दो चीजों को रब करोगे, एक के इलेक्ट्रॉन लूज होने हैं, दूसरे ने क्या कर लेने हैं? गेन करने हैं। दोनों पे चार्ज आना है, रब करने से दोनों पे क्या आना है? चार्ज आना है। एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, एक पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मैंने क्या बात बोली? जोर से जल्दी बताओ। अगर दुनिया में कहीं पर भी किसी चीज पे चार्ज आया है तो उसका वन एंड ओनली वन रीजन है, क्या? जल्दी बोलो, बोला करो, जल्दी बोलो, शाबाश। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ही कारण है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा। तो अगर कहीं पे भी किसी भी चीज पे चार्ज आया है, उसका एक ही रीजन है, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर दुनिया में किसी चीज पर कुछ नेट चार्ज आ रहा है तो उसका एक ही कारण है, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स बाहर नहीं जाते, या प्रोटॉन्स बाहर नहीं जाते। ठीक है जी, अब एक सवाल पूछता हूं तुमसे, मुझे ये बताओ इस पे चार्ज है कितना? Na प्लस, कितना चार्ज है इस पे? बताओ, शाबाश शाबाश शाबाश। कितना? +1। +1 तो हो गई अब तुम्हारी, तुम तो +2 में आ गए। इस पे कितना चार्ज है? +2। ठीक है, +2 में आ गए तुम। तो इस पे कैसा चार्ज है? +2। चलो, लिथियम पे +2 होता है कि +3 होता है? Li +3 होता है ना, लिथियम नहीं, लिथियम पे +2 ही होता है। ओके, Cl इस पे कैसा चार्ज है? -1। लेकिन यार ये +1 -1 का मतलब तो कुछ नहीं निकल कर आ रहा, क्योंकि चार्ज की यूनिट तो यहां तो क्या है? कूलम। यहां क्या है?
स्टैट कूलम। यहाँ क्या है भाई, यूनिट के हिसाब से अगर बताओ चार्ज कितना है तो अभी तुम बता नहीं पा रहे हो, या मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। इस पे कितना चार्ज है? प्लस, मतलब +1 को यूनिट नहीं है, वो तो बताने का तरीका है बस, +1। लेकिन +1 मतलब, मेरी बात समझ पाए कि नहीं भाई, चार्ज की यूनिट है। अब यूनिट में बताओ ना कितना चार्ज है देवते, सोचो सोचो सोचो, इसमें चार्ज है कितना, मुझे तो बताओ। चलो थोड़ा हिंट देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे और एक प्रोटॉन पे, देखो बातें खुल के चलेंगी। एक प्रोटॉन पे या एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और एक प्रोटॉन पे कितने? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम भी है, लेकिन कौन सा? पॉजिटिव वाला। इस पे चलो कौन सा? नेगेटिव। चलो मैंने थोड़ा बहुत और लिख दिया बोर्ड पे, कोई बताए इसमें कितना चार्ज है? कितना? 1। इस पे Na+ पे कितना चार्ज है? एक बच्चा बोले जोर से, चल रही तू बोल। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्या इसकी बात से सहमत हो? ओके चलो, इस पे बताओ फिर, को दूसरा बच्चा बताए इस पे कितना चार्ज है? Li+2 पर 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब बनी ना बात? मैंने नहीं बताया, देखो मैंने नहीं बताया, मैंने तुम्हारे डाटाबेस से एक बात और निकाल के तुम्हें लिख दी। और बन गई गल। होता क्या है कि इस पे चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेकर चले गया? जितना उस पे था। समझ गई बात की नहीं? जितना वो लेकर गया उतना इस पे एक्सेस कौन सा हो गया? पॉजिटिव हो गया। इस पे -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया है। जब इलेक्ट्रॉन आया तो कितना चार्ज लेकर आया? 1.6 इंटू 10⁻19। तो मैंने ये नहीं बोला कि तुमने गलत बोल दिया, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही बोलते हैं, मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ, Na+ है, Cl- है। लेकिन अब तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से बात तो पूरी क्लियर करें कि यार +1 का मतलब, -1 का मतलब क्या है कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो एक्सेस या डेफिशिएंसी में चले गया, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जल्दी बोले ओके कि नहीं? आगे से इस वैल्यू को हम बेटा ई बोला करेंगे, बोलना आसान हो जाएगा। इस वैल्यू को आगे से क्या बोला करेंगे? ई बोल देंगे। ठीक है जी। ये प्लस या माइनस दोनों हो सकती है, तो तुम्हारे लिए इजी कर देता हूं। इसमें कितना चार्ज है? +E कूलम। यूनिट बता दी तो ओके हो गया। इसमें कितना चार्ज है? -E कूलम। ई अंडरस्टूड है, ई का मतलब क्या है कूलम में बता दिया ना। इस पे कितना चार्ज है? +2E कूलम। समझ गए नहीं? मैंने ये कहीं नहीं बोला कि हम गलत बोलते हैं, हमने बोला रिफाइंड कर दिया हमने इस बात को, इस पॉइंट को क्या कर दिया? रिफाइंड। ओके, एक ये बात जो चार्जेस का कंसेप्ट है। ओके, यहां पे क्वेश्चन है छोटा सा। अच्छा एक और बात बेटा, कल से आने शुरू होंगे खैर, मॉड्यूल तुम्हें मिलेगा, मॉड्यूल के क्वेश्चन करने हैं। मॉड्यूल के क्वेश्चन थोड़े मिक्स होते हैं, वो जब आएंगे तब करने हैं। ऑलमोस्ट डेली या 1 या 2 दिन पर तुम्हें 20 के क्वेश्चन की एक असाइनमेंट मिलनी है, डीपीपी टाइप कि जो टॉपिक चल रहा है उसके क्वेश्चन वो कर के आ जाने हैं। एक तो वो मिला करेंगे, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट क्लास में एग्जाम्पल्स चलने हैं। तो क्लास एग्जाम्पल्स जो है वो मुश्किल वाले होंगे, मतलब मुश्किल मुश्किल वाले मैं यहां पे करवा दूंगा। राइट है? उनका सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। वो आज शुरू होंगे तो आज से, कल शुरू होंगे जिन पे लिखा हुआ आएगा एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, तो तुम्हारी कॉपी में जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा उसका सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। मैं यहाँ पे टूटने नहीं दूंगा। अगर आज 20 हुए हैं तो अगली बार जब एग्जाम्पल होगा तो वो कौन सा होगा? 21 होगा। तो वो सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए हमारा, जब तक चैप्टर नहीं खत्म होता। न्यू चैप्टर आएगा तो फिर से एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी खैर ये तो वैसी है, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये वैसी बात चल रही है अपनी कि चार्ज कैरीज इन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन्स रेदर देन प्रोटॉन। तुमने सुना होगा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सुना है? फिर ये भी सुना होगा व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सुनी हुई ये बातें? ये पॉइंट सुना होगा बेटा कि मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो क्लियर ही है। क्यों? बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि वो कैसे होते हैं? लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, मेटल्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए फ्री होते हैं। दूसरा,
न्यूक्लियस से दूर होते हैं तभी लूजली बाउंड होते हैं। तीसरा, उनका मास काफी कम होता है इसीलिए वो फ्रीली मूव करते हैं। यानी अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना होता तो इसका आंसर क्या आता? ऑल ऑफ दीज आ जाए। ठीक है, तो फिर से वही बात, चार्ज कैरीज इन मेटल आर इलेक्ट्रॉन्स रेदर देन प्रोटॉन्स। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जल्दी बोलो जल्दी, लूजली बाउंड है, लाइट भी है, और न्यूक्लियस से क्या है, दूर। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन तो खैर नोट करने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही आ गया, बीच में बना हुआ था, आ गया, बात चल ही रही थी, इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही थी ना। चलो ये बताओ मेरे को, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। व्हाट इज चार्ज? इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर अराइज्ड। राइट। तीसरी बात यूनिट्स, और चौथी बात चार्जेस कैसे आएंगे, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अपनी टिप्स पे 4 बातें आई अभी तक। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज चार्ज, यूनिट्स ऑफ चार्ज, और चार्ज आने का कारण। तो टिप्स पे आ गई बात, पिछले आधे घंटे की बात, 4 पॉइंट निकल कर आते हैं, सिर्फ 4। तो आपको हर आधे घंटे बाद चेक कर लेना है निकल के क्या आया, क्रक्स क्या निकला अभी तक का। तो 4 ही बातें निकल कर आई हैं अभी तक। अगली बात बेटा, टाइप्स ऑफ चार्जेस। पता ही है सबको, 2 ही टाइप के चार्जेस होते हैं, एक कौन सा, पॉजिटिव, दूसरा कौन सा, नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे जिस टाइप का चार्ज होता है उसको पॉजिटिव कहते हैं, और प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन्स वाले को नेगेटिव कहते हैं, प्रोटॉन वाले को क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। तो 2 ही तरह के होते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव। डेफिशिएंसी होगी पॉजिटिव आएगा, एक्सेस आएगा नेगेटिव आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता, 2 ही तरह के होते हैं। अब एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है थोड़ा सा, 5 से 10 मिनट उसको डिस्कस कर ही देते हैं, एनसीईआरटी बुक में दिया होता है, क्वेश्चन बना बना के बीच में से डाल देते हैं कई बार। तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर देते हैं कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव नाम पड़ा होगा। तो जो चार्जेस की भी बात हुई ना, वो रबिंग वाले एग्जांपल है ना, वहीं से शुरू हुई कि किसी ने स्केल को रब करके देख लिया, अट्रैक्शन हो रही थी पीसेस की, किसी ने कॉम्ब से करके देख लिया, किसी ने बैलून करके देख लिया, कर कराकर बात ये पता लगी लोगों को कि यार रब करने से कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज शो होती हैं। और ये बात लगी पता लग लोगों को कि यार रब करने से ऑब्जेक्ट में कुछ एनर्जी आ जाती है। उसके बाद उसका नाम रख दिया गया चार्ज, की चार्ज आ जाता है। पता लग गया कि यार रब करो तो चार्ज आ जाता, लग गया। फिर लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। तो कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कई तरह के मटेरियल्स ले लिए। एक मटेरियल लिया उन्होंने, जैसे मान लो एक रॉड ले ली ग्लास की बनी हुई, ठीक है, कौन सी, ग्लास की बनी हुई रेडी, मान लो ग्लास की बनी हुई। एक रॉड ले ली मेटल की बनी हुई, एक रॉड ले ली प्लास्टिक की बनी हुई, मान लो 4-5, एक वुडन ऑब्जेक्ट ले लिया, 4-5 तरह की रॉड्स टाइप मटेरियल ले लिए। एक क्विक क्लोथ ले लिया, पहले ग्लास को उस क्लोथ के साथ क्या किया, रब किया। तो ये तो पता ही था इस पे चार्ज आएगा, अट्रैक्ट करके इस पे चार्ज आ गया जी, ठीक है। फिर इसको चार्ज लूज ना हो जाए, किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की थ्रेड बना के लटका के रख दिया, क्योंकि ये रख था तो ग्राउंड हो जाएगा ना, चार्ज सारा अर्थ पे चले जाएगा। तो इसको चार्ज कर कर बड़े ध्यान से रस्सी से लटका के रख दिया। मान लो ग्लास की रॉड है, समझ गए। ऐसी एक और मटेरियल की ली प्लास्टिक की, उसको भी लटका के रख दिया। ऐसे 4-5 तरह की रॉड्स लटकू के रख दी, ठीक है। फिर सेम सेट ऑफ रॉड्स दोबारा चक लिया, एक ग्लास रॉड ली, उसको फिर से रब किया, और वो जो प्लास्टिक वाली, ग्लास वाली, मेटल वाली सब रॉड थी ना, उनके पास लेकर गए। फिर दूसरी के पास लेकर गया, फिर तीसरी के पास लेके गया, फिर चौथी के पास लेके गया। 2 ही कम हुए। यहां तो वो जो हाथ में थी ना रॉड, उसने उस अगली वाली रॉड को अट्रैक्ट किया, यहां क्या किया, रिपेल किया। 2 ही कम हुए, अट्रैक्शन हुई या रिपल्सन हुई। एक ये ऑब्जर्वेशन आ गई। दूसरी ऑब्जर्वेशन आ गई कि जो ग्लास वाली रॉड नु दूसरी ग्लास वाली के नेड़े लेके गए तो वो ग्लास वाली दूर भाग रही है, ठीक है। जब प्लास्टिक वाली को दूसरी प्लास्टिक वाली के पास लेके गए, वो दूर भागी। जब मेटल वाली को दूसरी मेटल वाली के पास लेके, वो भी दूर भागी। तो वो भी मेटल है, ये भी मेटल है, सेम टाइप के मटेरियल से रब किया था, तो दोनों पे चार्ज सेम आया होगा। तो कंक्लूजन क्या निकाला कि यार यहां तो अट्रैक्शन हो रही है, यहां की हो रही है रिपल्सन हो रही है। और सेम सेम वालों को जब पास करते हैं चार्ज को, तो रिपेल करते हैं। और एक
पर्टिकुलर केस में अट्रैक्ट करते हैं, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यार सेम सेम वाले तो हमेशा ही क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ अट्रैक्ट भी करते हैं, तो इसका मतलब इन पे ऑपोजिट नेचर का चार्ज होगा। कर करा के कंक्लूजन निकाल दिया कि यार दो ही तरह के चार्ज होते हैं, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। नाम रखना था, एक का नाम पॉजिटिव रख दिया, एक का नाम नेगेटिव। मैंने बोला कि ये भी करा ही दूं, छोड़ना कुछ भी क्यों है। अब कोई भी बुक पढ़ोगे वहां पे एक्सपेरिमेंट दिया होगा, फिगर बनी हुई होगी, क्वेश्चन ही डाल देता है अगला। तो ये एनसीईआरटी बुक की फोटो है। एनसीईआरटी बुक में ऐसे करके ये सिल्क थ्रेड से ग्लास रॉड लटकाई, उसके बाद दूसरी ग्लास रॉड लेके गए तो रिपल्सन शो कर रही है। ठीक है, सिल्क थ्रेड से ग्लास रॉड के पास प्लास्टिक लेकर गए तो अट्रैक्ट कर दिया उसने। सिल्क थ्रेड पे प्लास्टिक के पास प्लास्टिक लेके गए तो उसने क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। जल्दी बताओ, ये जो अभी चल रहा है ये मैंने समझा दिया, बन गई बात, क्लियर ही है। तो ये आइडिया होना चाहिए था, अगर बुक पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ लेना। जल्दी बोले बेटा, जितना बोला उतना क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि नहीं? जितना बोला उतना का तो क्लियर होते हुए दिख ही रहा है। ओके, तो बात को हमने आगे बढ़ाया। एक बात अपने पास आ गई कि जी पांचवा पॉइंट दो तरह के होते हैं। तो बड़ी बात नहीं, पहले से बात चल रही थी, पता ही था, लेकिन चलो हमने डिस्कस कर लिया, दो तरह के होते हैं। अब ये जो लास्ट 30 मिनट्स है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं अब यहां पर। यहां से सिलेबस मतलब मान के चलो चलना शुरू होगा। तो अगली बात हम आराम से करूंगा, तेजी कोई नहीं है, जितना होगा उतना ही। ये नहीं है कि इतना टॉपिक आज खत्म करना है, ऐसा नहीं है। वो तो क्लास के हिसाब से होता है, कई बार जितना सोचा होगा उससे ज्यादा हो जाएगा, कई बार उससे कम भी होगा। टाइम उतना ही है, उससे ऊपर नहीं लगाना मैंने। ठीक है, जितना टाइम है उतना ही लगाना है। ओके, जहां पे समझ आना बंद हो जाएगा वहां पे रोक देंगे, या जहां पे टाइम खत्म हो जाएगा वहां पे रोक देंगे। आधे घंटा है, आधे घंटे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे असली पॉइंट अब चलने शुरू होंगे टॉपिक। कल से क्वेश्चन भी चल पड़ेंगे। तो अगली बात है बेटा, चार्ज की प्रॉपर्टी। तीन पार्ट में आ गया ये, चार्ज की स्टडी करना। फर्स्ट चार्ज के बारे में, ठीक है, फिर चार्ज की प्रॉपर्टीज, और फिर मेथड्स ऑफ क्या आ जाएगा, चार्जिंग। तो अभी मैंने हेडिंग क्या डलवा दी बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा स्केलर क्वांटिटी मतलब, बेटा नोट कर लो साहब, नोट करते जाओ दबा दबा। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब इसकी कोई डायरेक्शन डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन डायरेक्शन का इसका कोई लेना देना है नहीं है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाली मुझे लगता है ज्यादा बात है ही नहीं। अगली बात हम क्या कहेंगे, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज कैसा है जी, इट इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे कुछ चार्ज है मान लो, और ये न्यूट्रल है, अगर मैं वायर से दोनों को कनेक्ट कर दूं तो चार्ज फ्लो कर जाएगा, इसका आधा चार्ज उस पर चले जाएगा। जब तक बराबर बराबर नहीं हो जाते तब तक चार्ज का फ्लो करता रहेगा। तो चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बहुत तरीके, ट्रांसफरेबल, ठीक है जी। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मास होगा तो चार्ज उसके अंदर है ही, तभी बोला था फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज बेटा जी ट्रांसफरेबल, एंड इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ओके, हो गए, नोट हो गए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलो प्रॉपर्टी थी, कोई बड़ी बात नहीं। अगली बात बेटा, चार्ज इज कंजर्व। जैसे मास कंजर्व होता है, वैसे चार्ज भी क्या रहेगा बेटा, कंजर्व रहेगा। चार्ज इज कंजर्व। कंजर्व्ड का मतलब जितना है उतना ही रहेगा। NaCl जल्दी बताओ, न्यूट्रल है कि चार्ज है? NaCl ओवरऑल न्यूट्रल। इसको पानी में घोल दो, क्या बन गया, Na प्लस और Cl नेगेटिव। पहले चार्ज कितना था, जीरो, अब भी नेट चार्ज कितना है, जीरो ही है। जितना पॉजिटिव आया उतना ही नेगेटिव आया। तुमने सिल्क के क्लोथ को ग्लास की रॉड के साथ क्या किया, रब किया। ग्लास पे अगर भाई 4e पॉजिटिव चार्ज आया है तो सिल्क पे -4e आएगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है नेट चार्ज क्या रहेगा,
कंजर्व्ड रहेगा, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज चेंज नहीं हो सकता, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। जल्दी बोलने समझ में लगा कि नहीं? चार्ज रिमेन्स कंजर्व। अब चार्ज रिमेन कंजर्व्ड के ना एक दो एग्जांपल दे रहा हूं, वो एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है? नॉर्मली जिनको बच्चे छोड़ छोड़ देते हैं, चार्ज इज कंजर्व के छोटे मोटे एग्जांपल तो करते रहोगे। दो एग्जांपल लिखना बेटा। नेचर में दो एक फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, इसका एक उल्टा फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं एनिहिलेशन। वन फिनोमेना इज टर्म्ड एज पेयर प्रोडक्शन, अनदर फिनोमेना इज टर्म्ड एज एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, ईएम वेव आ रही थी, पूछो क्या आ रही थी? ईएम वेव आ रही थी, वो एकदम इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर देती है। क्या क्रिएट कर देती है? इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाता है एकदम। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पैदा हो गया तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, तो पॉजिटिव भी होगा, ऊपर से मास भी तो कंजर्व रहना चाहिए। तो जो दूसरा पार्टिकल निकलता है बेटा उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है? नवे नवे पार्टिकल्स, नविया नविया गल्ला सुनने से मिलन गया था नो, जड़ी आएगी, जो मन में आ गया, मतलब टॉपिक से रिलेटेड जो बात आ गई उसको मैंने रोकना नहीं है, टाइम चाहे ज्यादा लग जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या पैदा होगा? पॉजिट्रॉन, ठीक है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है और प्रोटॉन नहीं है, पहले ये समझो मेरी बात को। प्रोटॉन अलग चीज है, पॉजिट्रॉन अलग चीज है। पॉजिट्रॉन पे चार्ज कौन सा है? प्रोटॉन वाला, लेकिन मास इसका इलेक्ट्रॉन वाला ही है, ठीक है? दोनों का मास क्या है? सेम। दोनों का चार्ज भी क्या है? सेम। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। पेयर निकली ना, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि एग्जाम में आने लायक है। वो NaCl वाला ये वो एग्जाम में नहीं ना आने, ये जिसने किया होगा उसको ही पता होगा, ठीक है? एक इसका उल्टा फिनोमेना है। कभी कभी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर खत्म हो जाते हैं। चंगे पहले इलेक्ट्रॉन सी थे, पॉजिट्रॉन सी का मास था, नेचर में एग्जिस्ट कर रहा था, ये दोनों मिले, गायब। और क्या बनता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर क्या निकली बेटा? ईएम वेव निकली। मेरी बात समझ गए कि दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, ठीक है? इसको कहते हैं एनिहिलेशन। क्या वर्ड यूज होता है? एनिहिलेट। एनिहिलेट वर्ड सुना है इंग्लिश का कि नहीं, ये बताओ क्या होता है एनिहिलेट होने या एनिहिलेशन का मतलब? कोई दस अंग्रेज बच्चा जिसको अंग्रेजी आती है। एनिहिलेट मतलब बोल बोल शाबाश, खत्म हो जाना। एनिहिलेट मतलब खत्म ही हो जाना, किसी चीज का विनाश हो जाना, नाश हो जाना या खत्म हो जाना। मतलब अच्छा वाला मास था, खत्म ही हो गया। जल्दी बोलो, पॉइंट क्लियर कि नहीं? एक बात और पॉइंट देता हूं, थोड़ा लेवल अप वाला। ये जो ईएम वेव है इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 1.02 मेव। कितनी होनी चाहिए? 1.02 मेव, तभी होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन और ये मिले तो जो ईएम वेव निकलेगी उसकी एनर्जी कितनी होगी? 1.02 मेव। ओके, यू नो मेव? बोलो शाबाश। एक बार जो बता दिया दोबारा नहीं बताऊंगा। आज मेव आ गया, अभी पूछ लो, अभी बता रहा हूं, ये आते ही हैं, आना ही आना है। मेव वर्ड सुने, केमिस्ट्री में सुना होगा, मेव वर्ड सुने। चलो, मेव मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेव का मतलब 10⁻⁹। मिलियन मतलब कितना होता है? 10⁹ 100 लाख नहीं 10 लाख। 10 लाख, लाख से 5 होंगे, 10⁻, हाँ 6 आना है, सॉरी 10 लाख। ओके ओके, सही है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख हो गया। 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 नहीं 6, समझ गए? ओके, अब जल्दी बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये पता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो, पता है? पता तो बताओ, नहीं तो मैं तो बताऊंगा बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सुने, क्या होता है? एक तब भूल लिया करो। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो, जे होवे
तो फिर पूरा क्लियर हो गए। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जल्दी बताओ। इसकी डेफिनेशन भी है, डेफिनेशन अभी नहीं देता, कम से कम बताऊं तो सही क्या चीज है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जल्दी बताओ। इट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, स्पेशल यूनिट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जरूर पता होगा, इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। समझ गए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अब ध्यान में सुनियो, 1 मेव, सुन रहे हो, मिलियन का मतलब 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻19। जल्दी बोलो ओके। ओके, अब ये क्या बना, 1 मेव इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻30। क्लास में जो भी कराया, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, कुछ क्वेश्चंस जो क्लास में चीजें चली हैं उन पे जरूर डलने हैं, पहले बता रहा हूं मैं। तो जो भी टेस्ट होंगे वो क्लास वर्क भी करके आना है, मॉड्यूल भी करके आना है, मतलब बिल्कुल वास्ट और पेपर का लेवल चक के है जितने भी टेस्ट होंगे। और जल्दी बताओ, हो गया क्लियर? चेंज करूं? अब यहां पर जब थे ना, हुन दसो, हुन क्लैरिटी हुई कि नहीं, कि ये जो वेव पैदा होगी इसके पास कितनी एनर्जी होगी, 1.02 मेव। ठीक है जी, इसको जॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वेव्स वगैरह की एनर्जी किस में अवेलेबल होती है, नॉर्मली मेव में ही अवेलेबल होती है। ओके जी, तो हम कहां पर थे, चार्ज इज स्केलर, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज कंजर्व। जल्दी बताओ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के क्या मैंने 2 4 5 एग्जांपल क्लियर कर दिए कि नहीं? और भी हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये पेयर प्रोडक्शन और ये जरूरी था, ये देख लिया। अब अगला पॉइंट है, चार्ज इज इनवेरिएंट। ध्यान से समझना, ये भी पॉइंट मैं डिटेल में समझाऊंगा। पहले 3 में कुछ नहीं था, चौथा मैंने डिटेल कर दी, 5वें की डिटेल करूंगा, 6वें की वेरी वेरी डिटेल है, उस पर शायद हम कल तक पहुंचेंगे। ठीक है, 7वां चलो पॉइंट जब आएगा तो बता ही दूंगा। तो मतलब 5th 6th पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5th 6th पॉइंट, 6th इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे। 7th के बारे में चलो मैं बता ही दूंगा। मैंने एक वर्ड यूज किया, चार्ज इज इनवेरिएंट। ओके, तुम्हारी अंग्रेजी चेक करते रहेंगे कितनी का आती है। अब मैंने बोला एनिहिलेट का मतलब बताओ, तो देखो बता दिया, एनिहिलेशन का मतलब ये है। इनवेरिएंट मतलब जिसमें चेंज ना आए, जो वेरी ना करे, विच डज नॉट वेरी। अब इसका मतलब क्या है, पहले ये मतलब ये है कि हमने पढ़ रखा है बेटे, जो मास होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। मास कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता। मास इज कंजर्व्ड, ऐसी चीजें पड़ी हुई है, मास चेंज नहीं होता। हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को मून पर लेकर चले जाएं तो वेट चेंज होगा, मास नहीं चेंज होगा। जी में चेंज आया, मास थोड़ी चेंज हुआ। ओके, अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो भी उसका मास उतना ही रहेगा, अगर वो कोई चीज चल रही है तो भी मास उतना ही रहेगा। हमने ये पढ़ा हुआ है, मास चेंज नहीं होता। अब हमने तो पढ़ा था, फिर आ गया एक आइंस्टीन की औलाद, आइंस्टीन। कौन आ गया, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी। क्या दी उसने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये कहता है कि यार अगर तो पार्टिकल रेस्ट पे पड़ा है तो उसके मास में कोई फर्क नहीं है। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन चलो डे टू डे लाइफ में जो स्पीड्स होती है ना, 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, आजकल ईरान वाली लड़ाई लगी हुई है तो उसमें सुपरसोनिक मिसाइल्स बड़ा वर्ड यूज हो रहा है। चलो सुपरसोनिक भी हो जाए, सुपरसोनिक मतलब जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाए, वो क्या होगी आपकी सुपरसोनिक। मतलब जो साउंड से भी तेज चले, वो क्या होगी सुपर। साउंड की स्पीड को बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब हाँ 340 लेते हैं हम, 344 भी लेते हैं, 330 भी ले लेते हैं। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ये 344 मीटर पर सेकंड हमने यूज कर रखी है, राइट। अच्छा, सुपरसोनिक ही बहुत ज्यादा होती है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत बहुत ज्यादा है ना। तो आइंस्टीन कहता है अगर पार्टिकल का मास, तो पार्टिकल अगर रेस्ट पे है, ओके, मास में कोई चेंज नहीं आता। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, डे टू डे लाइफ वाली स्पीड्स हैं उसकी, 100 मीटर पर सेकंड लगा ले चल, 100 200 तक, कहते ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मास को। लेकिन कहता है अगर आपका मास वेरी वेरी हाई स्पीड से चलने लग जाए,
इतनी स्पीड कि वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल तो नहीं हुई, लेकिन हम उसके कंपैरिजन में उसको इग्नोर नहीं कर पा रहे। 30% ऑफ सी भी हो गई तो इग्नोर तो नहीं ना कर सकते, नेग्लेक्ट थोड़ी कर देंगे। 20% ऑफ सी, मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हो, इग्नोर करने लायक नहीं रही। अगर वो 0.1% ऑफ सी आ रही है तो कहते नेग्लेक्ट कर दे भाई। लेकिन कह रहे हैं अगर स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो गई, अगर स्पीड क्या हुई बेटा, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो गई, तो कहता है मास जो है ना कांस्टेंट नहीं होता, वेरी करने लग जाता है। किसने बोला? आइंस्टाइन ने। क्या बोला जल्दी बताओ? कहता है नॉर्मल स्पीड तक या रेस्ट पे तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का मास कैसा हो जाए, सॉरी स्पीड कैसी हो जाए, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो मास क्या करता है? वेरी। उसने एक फार्मूला दे दिया, कहता है मास का फार्मूला ये है, m इज इक्वल टू एम नॉट। ये पॉइंट करके मैं क्लोज करूंगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट कंप्लीट करना है बस हमने आज। तो कहता है m का फार्मूला, ये नोट करो भाई, इंपॉर्टेंट वाली बातें चल रही हैं, नॉर्मल टॉपिक से अलग। कह रहा है मास का फार्मूला ये है, m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम नॉट क्या है बेटा यहां पर? इट इज कॉल्ड रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। v क्या हो गई? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। और c क्या होगी जी? इट इज वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, रेस्ट मास। v क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी सी वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी। फॉर्मूला नोट किया? 7-8 मिनट में पॉइंट क्लोज होगा, बस आराम से सुनते रहना। फॉर्मूला डन, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, क्वेश्चन बनेगा इस पे, ध्यान से सुनना। चेंज करूं? लिखो लिखो लिखो। तो बेटा m इज इक्वल टू हो गया एम नॉट अंडर रूट, बोर्ड पे ध्यान, 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अगर पार्टिकल रेस्ट पे होता तो v जीरो होती, v जीरो होता तो ये टर्म जीरो हो जाती, ये जीरो होता तो नीचे 1 का 1 ही रहता, m इज इक्वल टू क्या आ जाता, मतलब ये रेस्ट मास। पार्टिकल अगर रेस्ट पे तो इतना होता है, जल्दी बोलो समझ गए। अगर v वेरी वेरी लेस देन क्या है, सी है, तो वी स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा। पॉइंट सुनना बस, अगर v वेरी वेरी लेस देन सी है, मतलब नॉर्मल डे टू डे स्पीड, तो ये चीज c के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो इसके नीचे जब c का स्क्वायर लगाओगे, ये वाली चीज ऑलमोस्ट जीरो आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ। तो इसमें वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली जीरो आ गया, पहले तो बिल्कुल ही जीरो था, अब तो अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया, जीरो। जब ये अप्रोक्सीमेटली जीरो आ गया तो m भी अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया, मतलब कोई एडा फर्क नहीं पिया, रेस्ट मास ही रहेगा। बोलो बात बनी कि नहीं? लेकिन बेटा तीसरी बात आ गई कि अगर v मच ग्रेटर देन क्या हुआ, c हो गया, सॉरी मच ग्रेटर नहीं, मतलब कंपेरेबल टू सी हो गया। मैंने ये नहीं बोला कि ग्रेटर नहीं हो सकता, किसी की भी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती, मैंने यहां इक्वल नहीं डाला, कंपेरेबल बोला। कंपेरेबल मतलब हम इग्नोर नहीं कर सकते। 30% हो गया, 25% हो गया, इक्वल हो गया उसके, जल्दी बोलो ओके, ध्यान से सुनना। तो इसको इग्नोर नहीं कर पाओगे, जब इग्नोर नहीं करोगे, लेकिन वी सी से कम ही है, ज्यादा नहीं हो सकता, है कम ही, तो जल्दी बताओ ये कुछ तो आएगा। मान लो 0.5 आ गया, 0.6 आ गया, 0.1 आ गया, कुछ तो आएगा। जब कुछ तो आएगा, बोर्ड पे ध्यान देना, 1 माइनस समथिंग होगा कि नहीं होगा, ठीक है जी। भवे इधर ध्यान दे, 1 मिनट है बस। ये कुछ तो आएगा, अगर कुछ तो आएगा तो 1 माइनस समथिंग बना, 1 माइनस अगर 0.1 भी हुआ तो ये वैल्यू 1 से नीचे चलेगी, 1 से नीचे चलेगी कि नहीं, जल्दी बोलो, मेरी बात फॉलो कर चुके हो कि नहीं? तो इस केस में ये नीचे वाली वैल्यू 1 से क्या चले गई, नीचे। जब नीचे वाली वैल्यू 1 से कम हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है, ये बताओ मेरे को, दोबारा बताऊं कि पकड़ा गया?
तो फाइनल बात ये है कि m ग्रेटर देन क्या होगा, m नॉट होगा। मतलब ये निकला कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए तो उसका मास बढ़ना शुरू हो जाता है, इट्स मास इंक्रीजेस, यानी कि मास वेरीज, यानी कि मास इज नॉट इनवेरिएंट, मास वेरी करता है, बट चार्ज इज इनवेरिएंट इन ऑल कंडीशंस। मेरी बात समझे हो कि नहीं? चार्ज का इनवेरियंस समझाने के लिए मैंने तुम्हें यह समझाया कि यार मास जिसको कि आज तक क्या मानते रहे, कांस्टेंट मानते रहे, वो वेरी कर सकता है, लेकिन चार्ज किसी भी हालत में वेरी नहीं करता। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उस पे चार्ज क्यू है, वो क्यू ही रहना है। नॉर्मल स्पीड से चल रहा है तो भी क्यू ही रहना है। स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से चल रहा है तो भी उस पे चार्ज क्यू ही रहना है। जल्दी बताएं, बनी बात कि नहीं? तो यहां पर बेटा पॉइंट क्या था असल में, चार्ज इज इनवेरिएंट। इसको ये बात कह के खत्म नहीं ना कर सकते कि चार्ज वेरी नहीं करता, इसलिए क्या है, इनवेरिएंट है। पूरी बात बतानी थी कि भाई रिलेटिविस्टिक स्पीड्स भी हो जाएं तो भी चार्ज वेरी नहीं करेगा, इट रिमेन्स इनवेरिएंट। जल्दी बताओ जी, जितनी बातें चली बात बनती हुई नजर आई कि नहीं? ठीक है, मतलब ये तो प्रोसेस है, पूरा का पूरा प्रोसेस। हम कहते हैं कि हम 7 महीने में कर लेंगे, अब हमारी मतलब प्रिडिक्शन है, हम कहते हैं कि इतने नंबर लेंगे, प्रिडिक्शन है, जितना ज्यादा मतलब कि सही से काम करेंगे उतना हमारी प्रिडिक्शन क्या होगी, सही होगी। राइट है जी? तो आज के लिए इतना ही है। कल हम ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा कहां से स्टार्ट करेंगे, अगली प्रॉपर्टी से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कल हम प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक जो है कवर अप करने की कोशिश करेंगे, कल से काम मिलना शुरू हो जाएगा।